May I come in? Please, Good morning, ma'am. Good morning, sir. please back. Thank you, sir. अपना नाम और पता नहीं बताएंगे बोर्ड को और अपना परिचय देंगे। सर, मैंने जो अपनी स्कूली शिक्षा है वो अपने होम टाउन बांसवाड़ा से करी है, और उसके बाद सर मैंने जो अपनी 12th है वो कोटा से करी, और सर जो मैंने अपनी बीई मैकेनिकल ग्रेजुएशन है वो एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से करी है। इसके पश्चात सर मैं 6 माह के लिए विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर कार्यरत रहा, और उसके बाद सर मैंने पुलिस सब इंस्पेक्टर अक्टूबर 2023 में ज्वाइन किया सर। और वर्तमान में सर मैं प्रशिक्षणरत हूँ सर इस जॉब में। काहे में है बे? पुलिस सब इंस्पेक्टर। पुलिस सब इंस्पेक्टर। ये जो अभी जो केस हुआ था इस मामले में? यस सर। अच्छा, तो अभी ट्रेनिंग हो चुकी है आपकी? नहीं सर, अंडर ट्रेनिंग। अंडर ट्रेनिंग है, तो वो बाकी लोगों की ट्रेनिंग हो गई और उनको हेडक्वार्टर में या पुलिस लाइन में भेज दिया गया है? यस सर, मेरी जो ट्रेनिंग है सर वो लेट शुरू हुई थी। तो सर मेरी ट्रेनिंग 3 महीने की हुई है, और अभी हम आरपीटीसी किशनगढ़ में ही हमको रखा है सर। नहीं तो आपका बैच अलग था क्या? नहीं सर, मैंने एक्चुअली सर मैं ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हो गया था, तो मुझे यूनिट में वापस यूनिट भेज दिया गया था। अच्छा। उसके बाद सर जो दूसरा बैच बना उसमें मेरी ट्रेनिंग चालू हुई सर। क्या पढ़ाया जा रहा है आपको अभी ट्रेनिंग में? सर अभी कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा, होल्ड है सब। फील्ड ट्रेनिंग कराई जा रही है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। क्लासरूम ट्रेनिंग भी नहीं है? नहीं सर। सुबह शाम कुछ नहीं करते? नहीं सर, कोर्ट स्टे के कारण कोई कार्रवाई कोई नहीं। एक्सरसाइज करवाते हो वो भी नहीं करते? कुछ भी नहीं सर। सर रोल कॉल होते हैं, इसमें अटेंडेंस होती है बस सर, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, कोई नहीं। आप पुलिस सर्विस में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? सबसे पहला तो एक बात बताइए, सब आप जब सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, आपको मान लिया ट्रैफिक में लगा देते हैं और जयपुर में लगा देते हैं ट्रैफिक में, तो आप क्या सुधार करना चाहेंगे? सर ट्रैफिक में अक्सर देखा गया है कि जो लोग हैं वो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, चाहे वो रेड लाइट वायलेशन हो, हेलमेट ना पहनना हो, इत्यादि सर, रॉन्ग लेन में चलना हो। सर इन जो कानून अगर मुझे सर किसी जगह पर लगा दिया जाए तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि जो मेरी टीम है वो लॉ एनफोर्स का काम मजबूती से करे। साथ ही सर लॉ एनफोर्समेंट के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं लोगों को जागरूक करूं। और आजकल एक चलन है सर, आजकल के काफी टाइम से है कि जैसे ही आपने या आपके किसी नुमाइंदे ने किसी को पकड़ा लाइन या लाइट को क्रॉस करते हुए, तो वो एकदम फोन निकालेगा, फोन मिला करके आपको दे देगा, लीजिए बात कीजिए, चाचा जी हैं मेरे, ये पुलिस में हैं, ये फलाने एमएलए हैं, ये वहाँ के प्रधान हैं, ये फलाने अफसर हैं, और अब वो आपको छोड़ देते हैं, फिर आपको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे प्रेशर में मैं बस उसकी बात करता हूँ। सर मैं ऐसे बिल्कुल किसी प्रेशर में नहीं आऊंगा, और मेरी जो टीम है उसको भी सर ये निर्देश करूंगा कि ऐसे किसी भी प्रकार के प्रेशर में नहीं है। अगर कोई किसी व्यक्ति से बात भी करवा रहा है तो हम उन व्यक्ति को भी समझा सकते हैं कि सर इन्होंने कानून का वायलेशन किया, और आप जैसे सर बड़े अधिकारी या बड़े व्यक्ति ही इस तरीके से कानून का वायलेशन को समर्थन करेंगे तो सर व्यवस्था कैसे चलेगी। तो इस हिसाब से सर मैं उनको समझा बुझाकर, और सर जो भी नियमबद्ध चालान है उसको सर मैं चालान की कार्रवाई करूंगा। और सर बीएनएस की धारा 14 में भी कह रखा है कि यदि आप कानून के अंदर रहकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश मानते हो तभी वो लीगल है। अगर आप कानून से बाहर जाकर वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश मानते हो सर वो वैध नहीं है। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं? यस सर। तो पुलिस में जब आप होंगे तो जैसे मैं ये अभी बता रहा था कि आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई क्या इस्तेमाल करेंगे आप उसमें? सर इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ में सर ये देखा जा सकता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आजकल ट्रैफिक कंट्रोल में, उसका काफी यूज किया जा सकता है। जैसे कि जो सीसीटीवी कैमराज, एआई बेस सीसीटीवी कैमराज हो सकते हैं, जिससे जो चालान है ऑटोमेटिक। सीसीटीवी तो आपने एक जगह लगा दिया, क्या ड्रोनिंग नहीं कर सकते आप? ड्रोन से सर्वेलेंस पे ले लें? सर ड्रोन पे सर्वेलेंस किया है। इसके अलावा सर जो नई टेक्नोलॉजीज है जैसे कि
इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सर एक जो चल रहा है, जिसमें सर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, इसके अलावा सर बॉडी वॉर्न कैमरा, स्पीड लिमिट्स, ये सब चीजें सर टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें सर इस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में आ चुकी। तो सर मैं इन्हीं की सहायता से सर कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा सर। वीआईपी मूवमेंट है और बिल्कुल आपने जाम कर रखा हुआ रास्ता, और जाम मतलब एक तरह से क्लियर कर रखा हुआ है और सबको रोका हुआ है, इधर की सब इधर है ना, जहां जहां रोक सकते हैं। और एक एम्बुलेंस आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे आप? सर चूंकि एम्बुलेंस में अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है और कैसे पता चलेगा आपको कि ज्यादा सीरियस? सर मैं स्वयं उधर जाकर मेरे स्वयं अथवा आप डॉक्टर नहीं है ना सर? यस सर। वो तो कह देगा हाँ साहब सीरियस है तो हार्ट अटैक आ गया इसको। सर अगर ऐसी समस्या दिखती है तो सर इसका बेनिफिट एम्बुलेंस को मिलना चाहिए, और कोशिश ये कर सकते हैं कि सर एम्बुलेंस को एक सेफ पैसेज दिया जाए, या इसके अलावा कोई रास्ता हो तो वो दिया जाए। अगर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं मिल पा रहा तो सर एम्बुलेंस को आप एस्कॉर्ट करेंगे, क्योंकि एम्बुलेंस में कौन है, क्या सही मायने में वो एक जेन्युइन पेशेंट है या कोई साजिश है, कोई आदमी उसमें गन लेके जा रहा है और कुछ जा रहा है, तो क्या आप उसको एस्कॉर्ट करेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं सर, अपने या तो सर मैं स्वयं एस्कॉर्ट करूंगा या मेरी टीम में से किसी व्यक्ति को कह सकता हूँ सर वो एस्कॉर्ट करे और आगे बढ़े सर, क्योंकि मुझे सर वीआईपी की जो प्रोटोकॉल है उसमें रहना सर मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन साथ साथ एम्बुलेंस भी तो मैं सर ये काम डेलीगेट कर सकता हूँ अपने किसी अधीनस्थ को। आप दे सकते हैं किसी को या खुद करेंगे? सर मेरा आप इंचार्ज हैं उस मूवमेंट के, तो आप किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं इतना सेंसिटिव मामला? सर चूंकि सर मेरा वहां पर रहना, उस पॉइंट पर रहना, वीआईपी के पास रहना सर ज्यादा जरूरी है, इसलिए सर मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कहूंगा कि सर वो इसका एस्कॉर्ट करे और पूरी चीजों का सर ध्यान रखें। अच्छा चलिए, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और आपने क्या ऐसा विशेष पढ़ा है जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में लागू कर सकते हैं? एआई आ रहा है जैसे, और एआई को हम लोग जो है वो आंख बंद करके उस पर रिलाई नहीं कर सकते जी, तो आप क्या उसमें से फिल्टर करेंगे और क्या उसको लागू करेंगे? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सर सीधे प्रशासन में लागू करना सर सीधा इसका प्रत्यक्ष यूज तो सर नहीं दिखता है, लेकिन सर टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो प्रशासन में दिखता है। जो एआई की बात रही सर, उसमें हमें ये देखना चाहिए कि सर जो इसके सेंसिटिवनेस है और डाटा की जो सत्यता है उसको कहीं ना कहीं सर निगरानी रखने के लिए हमें देखना चाहिए। और सर मैं देखूंगा कि जो एआई है उसकी सर अभी मैथमेटिक्स, एआई का मैथमेटिक्स तो चैलेंज हो गया है कि वो मैथमेटिकली वो राइट नहीं है, गलत है। यस सर। और सारी कैलकुलेशन उल्टी सीधी कर देती है। और एक मैथमेटिशियन का कहना तो ये तक है कि माइन्यूटेस्ट गलती करती है लेकिन खतरनाक वाली करती है। यस सर। तो कैसे ट्रेस करेंगे? सर पूरी तरीके से जो एआई पर रिलाय नहीं हुआ जा सकता, लेकिन इसकी अपन को सर इसको सहायता के तौर पर लेना है, एआई को एज अ सपोर्टिव टूल के रूप में लेना है। अगर सर कोई गलती है तो इसके लिए सर जो विशेषज्ञ है अथवा सर एक जो ह्यूमन रिसोर्सेज, एक ह्यूमन या कोई अधीनस्थ है, उसको सर इसकी निगरानी के लिए, इसके डेटा एनालिटिक्स के लिए हमेशा सर एक अधिकारी, एक साइबर एक्सपर्ट वगैरह जो भी है सर उसको टीम में रखेंगे ताकि वो डाटा को सर वेरीफाई करता रहे। अभी जो डिजिटाइजेशन चल रहा है हर उसका, चाहे कोर्ट के मामले हो, चाहे सेक्रेटेरिएट के मामले हो, सबका डिजिटाइजेशन करना है, तो ये डिजिटाइजेशन जो है ये सेफ है क्या? ये डेटा कहाँ रखेंगे आप? सर ये जो डेटा है वो या तो सर क्लाउड सर्विसेज के थ्रू डाटा सेंटर पर रहता है। सर इसके लिए सर भारत सरकार ने डाटा लोकलाइजेशन की बात कही है। और जैसे बिग डाटा क्या होता है? सर बिग डाटा का ऐसा समूह होता है जिसमें जो डाटा की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है और उसका एक एनालिसिस और उसको स्ट्रक्चराइज कर अलग अलग सर रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। कहाँ रखते हैं? सर डाटा सेंटर्स में ही रहते हैं। डाटा सेंटर का खर्चा बहुत आता है, आपको मालूम है? यस सर। क्या कारण है?
सर क्योंकि इसमें एक तो सर जो डाटा जो उसके लिए सर सेमीकंडक्टर चिप्स की आवश्यकता होती है, एक तो वो महंगी होती है, साथ ही सर इनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता रहती है। इलेक्ट्रिसिटी है, उसको कूल या कोल्ड रखना पड़ता है। यस सर, कोल्ड रखने और पानी वानी की बहुत ज्यादा जरूरत यस सर, पानी उसके तो लिए। उसको हम क्या उसमें नहीं कर सकते? एसी जैसे चलाते हैं, फ्रिज हम जैसे चलाते हैं, उस तरह से कूल नहीं कर सकते? पानी की क्या जरूरत है? सर जो हीट निकलती है सर वो ज्यादा होती है, और जो एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे वाटर कूल्ड और जो D2O रहता है, जो हैवी वाटर रहता है, उनकी सर कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है, जिससे हीट ट्रांसफर इजीली हो सकता है सर। ओके मैडम जी, ये टीएसपी क्षेत्र क्या होता है? सर मैम, टीएसपी क्षेत्र को ट्राइबल सब प्लान बोलते हैं। ये जो ट्राइबल सब प्लान है सर, ये मैम जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें SC दुबे कमेटी के द्वारा रिकमेंड की गई थी, और इसके अंतर्गत जो कुछ ट्राइबल ब्लॉक्स हैं या ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर जो जनजाति संख्या है वो 50% से भी अधिक हो, तो उनके विकास के लिए अलग से एक प्लान बनाया जाए, जिसको प्लान के अंदर का प्लान जो दैट इज सब प्लान, और उसके लिए अलग से वित्त उनको प्रदान किया जाए, और अलग से और भी प्रकार की जो सुविधा वहां लागू किया जाए। कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें? मैम जो इंडिया में सर जो 5वीं अनुसूची राजस्थान में बताइए कौन कौन से? राजस्थान में मैम 8 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद और उदयपुर। चित्तौड़ का पूरा इलाका? नहीं मैम, चित्तौड़ का पूरे में सिर्फ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ 3 ही इलाके पूरे हैं सर। ये दक्षिण राजस्थान में एक प्रथा, कहिए कुप्रथा जिसे बोल सकते हैं, डाकन प्रथा आज भी प्रचलित है। आप पुलिस में हैं, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए या रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? मैम, डाकन प्रथा को रोकने के लिए सर गत सरकार ने एक कानून भी बनाया था। मैम उस कानून की मैम डिटेलिंग मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उस कानून को एनफोर्स करेंगे। साथ में मैम किसी भी समस्या, इन जैसी समस्या को 3 स्तर पर देख सकते हैं। कानून को एनफोर्स कर कंट्रोल कर और पब्लिक अवेयरनेस जगा कर। तो मैम 3 चीजों पर मैं फोकस करना चाहूंगा। जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े, वो अपनी बात को अच्छी तरह रख सके और भय मुक्त शासन की बात की जा सके, इसको लेकर पुलिसिंग में क्या क्या नवाचार किया जा रहा है, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैम इसके लिए हर प्रत्येक पुलिस थाना में एक स्वागत कक्ष की व्यवस्था की गई है, जिसमें किसी भी प्रार्थी परिवादी को वहां पे सुना जाता है। सबसे पहले वहां सुना जाता है और उसके बाद उसका परिवार दर्ज किया जाता है। इसके अलावा मैम सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं जिससे पुलिस और जनता के बीच में संवाद स्थापित हो सके। कम्युनिटी पुलिसिंग और फ्रेंडली पुलिसिंग में इनका एक उदाहरण है शांति समिति की बैठक है, CLG ग्रुप्स। इसके अलावा मैम जैसे कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का प्रयोग काफी पुलिसिंग को, पुलिस और जनता में जो संवाद स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। साथ में जैसे नए कानूनों में EFIR जैसी सुविधाएं भी कहीं न कहीं पुलिस के प्रति पारदर्शिता को बढ़ा रही है। चलिए, आप एक थाना विशेष में SI के पद पर कार्यरत हैं और एक अपराधी को पकड़ के लेके आते हैं। आपके डिप्टी साहब का फोन आता है, इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दोगे? नहीं मैम, मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, नहीं छोड़ोगे? नहीं मैम, मैं इस बात का पहले तो ये देखूंगा कि क्या जो मैंने अपराधी को पकड़ा है, अगर मैंने सही तरीके से पकड़ा है और अगर उसने कोई अपराध किया है तो मैं इसकी रोजनामचे में रपट दर्ज करूंगा और उसको कागजी कार्रवाई करूंगा। उसके बाद मैम 24 घंटे के अंदर अगर 24 घंटे अगर उसने संज्ञेय अपराध किया है या कोई भी अपराध किया है, मैं 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब की बात नहीं मानेंगे कागजी कार्रवाई करने के बाद भी? जी मैम, मैं डिप्टी साहब को समझाऊंगा कि ये समझाएंगे। यस सर, और कि ये आप जो आदेश दे रहे हैं वो गलत है, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप नहीं जानते इसके बारे में, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहेंगे उनको? यस मैम, कह सकते हैं? जी मैम, मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी को बिल्कुल मैम अपनी जो बात है वो पोलाइट विनम्र तरीके से हम रख सकते हैं। और उन्होंने भी कानून पढ़ा है और वो भी उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो सारी कार्रवाई SI के द्वारा कर ली जाती है, सब कुछ फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स का, IPS का,
आरपीएस को फोन आता है कि इसको छोड़िए, वो तुरंत छोड़ते हैं? नहीं मैम, तुरंत छोड़ना पड़ता है उनको? अगर ये झुंझला जाते लेकिन तुरंत छोड़ना पड़ता है? मैम ये कोर्ट के आदेश से ही छूट सकता है या नहीं, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ आप तो बस लाए हैं उसे, कोई प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं हुई और उससे पहले ही फोन आ गया जिसको लेकर आए हो इसको छोड़ दीजिए आप। ऐसा नहीं होगा और मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो बीएनएस की धारा 14 में फिर वही कह रहा हूँ, मैं जो धारा 14 है वो बताती है कि अगर आप कानून के अंतर्गत रहकर कार्य करना है आपको, और तब जाकर वरिष्ठ अधिकारी का आदेश। तो कानून के अंतर्गत आपने कागजी कार्रवाई कर ली ना सारी, आप कह रहे हैं ना, उसके बाद आप उनको छोड़ देंगे क्या? भाई कार्रवाई कर ली ना आपने? नहीं मैम, नहीं छोड़ सकते अगर एक बार उसके बाद भी नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़, कि सर का आदेश आया इसलिए? नहीं, यानी आदेश की अवहेलना करेंगे, है ना? नहीं मैम, ये आदेश की अवहेलना नहीं मैम, इसमें मैं वरिष्ठ अधिकारी को मैं समझाऊंगा कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है। आपका तो जो काम था आपने कर दिया ना, कागजी कार्रवाई पूरी आपकी तरफ से तो आपने पूरी कर दी। मैम, इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद स्थापित करूंगा और उन्हें समझाऊंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो वरिष्ठ अधिकारी कह रहा है कि मांझने तो बर्फ में लगा दूंगा। हाँ, ये तो प्रशासन सौदा लिया आजकल, लाइन हाजिर कर दूंगा। मैम, मैं बिल्कुल अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद स्थापित करने की कोशिश, अगर उसके बाद भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं मानते, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे वरिष्ठ अधिकारी मानेंगे, अगर नहीं मानते फिर भी मैम ये कार्य मैं नहीं कर सकूंगा। नौकरशाही में तो राजनीतिक हस्तक्षेप पूरा दिखाई देता है, वरिष्ठ अधिकारी तो खुद किसी दबाव में रहते हैं, आप उनको क्या समझाएंगे? क्योंकि कागजी कार्रवाई कर ली गई है और इसके पश्चात मैं अपराधी को नहीं छोड़ सकता, छोड़ सिर्फ कोर्ट सकता है। जो ड्यू प्रोसेस चालू हुई तो कोर्ट का तो अभी कोई लेना देना ही नहीं है सर, क्योंकि रोजनामचा में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है, और क्योंकि रोजनामचा उससे पहले की बात कर रही हूँ और सूचना पहुंच गई, उसको पकड़ के लाए। अब बताओ। नहीं मैम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे वरिष्ठ अधिकारी समझेंगे, और वो अगर मैं पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आता, मेरे वरिष्ठ अधिकारी, मुझे विश्वास है वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करेंगे। तैयार हो ट्रांसफर के लिए? जी मैम, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे वरिष्ठ अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीई भी कर रखी है? जी मैम। आज हमारे परिवहन मंत्री गडकरी साहब जी ने आज बसों को लेकर के कोई बात कही है। जी मैम। क्या है बताएंगे जरा? मैम, जो स्लीपर बसेज है, उन स्लीपर बसेज में जो नॉर्म्स को पालन न करते हुए अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसमें आगजनी की घटनाएं सामने आई है, एक्सीडेंट्स की घटनाएं सामने आई है, जिससे कई लोगों की जान गई है। तो इसमें जो नितिन गडकरी साहब का कहना है कि जो स्लीपर कोचेज है, पहले वो कोई भी वर्कशॉप बना देता था उनको, अब सरकार का कहना है कि या तो जो कंपनीज है, जो बस मैन्युफैक्चरर, वही या तो बॉडीज बना के दें, या फिर जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार में अधिकृत जो वर्कशॉप्स है, वही उन बॉडीज तो बसों में जो आगजनी वगैरह थी, उसके पीछे मेन कारण क्या बताया गया इसमें? कि जो डेकोरेशन जो हुआ था उसमें कौन से ज्वलनशील पदार्थों का यूज किया गया था, जो इन्हीं स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था, इसलिए अब इनको ऑथराइज कंपनियों को सौंप दिया गया। चलिए, ग्राम सभा के कार्य बता दीजिए आप। मैम, ग्राम सभा का कार्य है जो भी एक तो जीपीडीपी बनाना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसके अंतर्गत एक वर्ष के अंतर्गत जितनी भी विकासात्मक परियोजनाएं हैं उनका सबका लेखा जोखा करना, प्लान बनाना, बजट आवंटित करना। इसके अलावा मैम सामाजिक लेखांकन मनरेगा का, ये भी ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो ग्राम सभा में से ही चुनाव, ग्राम सभा ही सरपंच या इत्यादि व्यक्ति को चुनती, क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग ही ग्राम सभा। पंचायत समिति में आपके द्वारा ऐसा क्या काम किया गया है कि आपके स्थानांतरण के बाद भी वहां की जनता आपको याद कर सके? मैम, तो मेरी जो पंचायत थी वो जो मेरा घर है वहां से 5 किलोमीटर ही थी, तो एक मैं इजीली एक्सेसिबल था, काफी लोगों के साथ काफी इजीली एक्सेसिबल था, और मैं बहुत कम समय के लिए ग्राम विकास अधिकारी रहा। लेकिन इस दौरान मेरे पास वित्तीय पावर तो नहीं थी, लेकिन जो सामान्य पावर होती है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र, इस तरीके की मैम जो पावर का मैंने यूज किया था एज ए रजिस्ट्रार, और उसके लिए मैंने लोगों से काफी एक्सेसिबल रहा था और काफी जल्दी कार्रवाई, क्योंकि जो
इन प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए वीडियो के पास पावर होती है और जो ऑनलाइन अपडेट करना होता है काफी जल्दी, तो मैंने ये कार्य बहुत अच्छे से किए थे, तो लोग मुझे याद करते। बांसवाड़ा से कोई ऐसा व्यक्तित्व जो 2 से अधिक बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके? जी मैम, श्री हरिदेव जोशी, जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे राजस्थान सरकार में। कोई आरपीएससी की महिला सदस्य जो पहले मंत्री पद पर आसीन रह चुकी है? मैम श्रीमती कमला भील। देखिए, ये जो टाइम है शायद आपके बैच के लिए बहुत टफ टाइम है ना, जिसमें कि लांछन लग रहे हैं। हालांकि सरकार ने बोला तो है कि वो उसको स्टैंड बाय पे रखना चाहते हैं, अभी फील्ड पोस्टिंग भले ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आपको कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट अड़ा हुआ है किस तरह से भर्ती को कैंसिल करें। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है इस तरह से? सरकार तो कह रही है भर्ती को जारी रखना है और कोर्ट कह रहा है कि इसको खत्म करना है। सर, जैसे कि अभी सिंगल बेंच ने जो फैसला सुना है और डबल बेंच में इसकी सुनवाई चल रही है। सिंगल बेंच में सर ऐसा होगा कि जो एसओजी की जो प्राथमिक रिपोर्ट थी, उस प्राथमिक रिपोर्ट में एसओजी ने ये कहा था अगस्त 2024 में कि जो सेग्रीगेशन करना उनके लिए मुश्किल कार्य लग रहा है, इसलिए इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। और इसी की अनुशंसा पर जो मंत्रिमंडलीय कमेटी थी उसने भी यही रिकमेंडेशन एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर प्रेषित कर दी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो एजी साहब हैं उन्होंने भी यही रिपोर्ट प्रेषित कर दी और पीएचक्यू ने भी सेम किया। तो लेकिन जैसे जैसे सर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, एसओजी की जो द्वितीय रिपोर्ट आई, जो विस्तृत रिपोर्ट जिसको कहते हैं, उस विस्तृत रिपोर्ट में यह बताया गया कि सेग्रीगेशन लगभग पूरा होने की संभावना है और काफी हद तक काम हो चुका है, सिर्फ एक आध गैंग का पर्दाफाश होना बाकी है। तो जो सिंगल बेंच ने सर ये ऑर्डर है वो प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला सुना है, और सिंगल बेंच का कहना है कि सरकार ने इसके यू टर्न लिया, जबकि सरकार का कहना है कि हमने डिटेल जो रिपोर्ट आई, विस्तृत रिपोर्ट है, उस आधार पर हमने ये बात कह रहे हैं भर्ती रखने। तो सर इसके लिए ही सरकार वापस डबल बेंच में भी गई है और चयनित थानेदार भी सर डबल बेंच में गए। तो उसमें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मामला जो है वो अलग अलग होना चाहिए, न्याय की जगह अन्याय हो जाएगा फिर तो। क्योंकि जो गलत है उनको फांसी पर चढ़ाओ, हमें मतलब नहीं, लेकिन जो सही है उनके संग तो अन्याय नहीं होना चाहिए। ये आपको लगता है कि नहीं, सरकार जो कर रही है या कोर्ट जो कर रहा है वो उस फैसले के साथ है? सर चूंकि ये अंतिम निर्णय इसमें कोर्ट का ही होगा, माननीय कोर्ट का, लेकिन सर इसमें जो सरकार की रिपोर्ट है वह यही कह रही है कि जो एसओजी की रिपोर्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका भी यही कहना है कि सेग्रीगेशन पॉसिबल है, और सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो सर जो भर्ती और 859 की भर्ती है, 859 कैंडिडेट्स की, उसमें से करीबन 65 लोग ही पकड़े गए, जिनकी संख्या प्रोपोर्शनल रूप से देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस हिसाब से सर देखा जाए और सेग्रीगेशन पॉसिबल है तो भर्ती का रद्द नहीं होना चाहिए सर। यह कुछ ऐसा है कि पुलिस या प्रशासन जो है वो झुकता है बड़े लोगों के सामने, केवल कमजोर के सामने नहीं झुकता। जिन एमएलएस को पकड़ा गया उसमें एसओजी कहती है कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, एसीबी कहता है हम नहीं करेंगे, राजस्थान पुलिस कहती है हम नहीं करेंगे। कौन करेगा फिर इस एफआईआर को? यानी जहां मामला बनता है वहां तो एफआईआर करना नहीं चाहते, वो उसमें उलझना नहीं चाहते, और जहां नहीं बनता वहां जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। सर इसमें एसओजी ने बहुत अच्छा कार्य किया और बिना किसी दबाव के मुख्यमंत्री जी ने फ्री एंड कार्य किया। यहाँ तक कि जो पूर्व आरपीएससी सदस्य रामूराम जी रायका, बाबूलाल कटारा तक को भी गिरफ्तार किया है। तो और अभी भी मुख्यमंत्री सर ने कहा है कि इसमें बड़ी मछलियां भी गिरफ्तार की जाएंगी। तो मेरे हिसाब से सर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सही डायरेक्शन में सर कार्य कर रही है और बिना किसी दबाव के कार्य कर रही है। हॉबी क्या है आपकी? सर हॉबी मुझे सर कार्स के रिलेटेड पढ़ना, जानना, नई टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा लगता है। कार्स के बारे में जानना चाहता हूँ? यस सर। तो अभी 2026 में कौन कौन सी नई कार आ रही है? सर अभी जो नई कार्स में, चलो मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ आपको, नई कार का नाम बता। यस। टोयोटा कौन कौन सी लेके आ रहा है? टोयोटा सर इस साल कोई नहीं, कोई भी कार नहीं है? नहीं सर, वो जो अपने पुराने मॉडल है उनका ही फेसलिफ्ट वर्जन फेसलिफ्ट करेगा। यस सर। टाटा कौन सी लेके आ रहा है? टाटा ने सर अभी हाल ही में सियरा लॉन्च करी, इसके अलावा टाटा पंच फेसलिफ्ट 2026 में वापस आ रहा है। इसके अलावा विनफास्ट कौन सी लेके आ रही है? जी विनफास्ट, सॉरी सर मुझे विनफास्ट के बारे में। बीवाईडी कौन सा लेकर आ रहा है? सर बीवाईडी की कार्स का नाम सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। एमजी सेलेक्ट, एमजी सेलेक्ट बोला मैंने, वो कौन सी लेके आ रहा है? नहीं सॉरी सर मैं इस बारे में अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। सिट्रॉन?
सिट्रॉन सर C3 का फेसलिफ्ट ला रही है, और सर दूसरे में याद नहीं कर पा रहा हूँ। Hyundai? Hyundai का सर अभी Hyundai की एक प्राइम करके गाड़ी आ रही है। इसके अलावा सर X06 करके एक गाड़ी आ रही है जो हाइड्रोजन फ्यूल पे चलेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। बस 2 गाड़ी है। मारुति ने 2 अलग अलग क्यों कर रखे हैं, मारुति अरीना और मारुति नेक्सा, ये 2 अलग अलग क्यों बना रखे हैं इसमें? सर इसमें मारुति अरीना में जो मीडियम रेंज की गाड़ियां हैं वो रख रखी हैं, जिसमें अल्टो से स्टार्ट होकर ब्रेजा तक है, जबकि नेक्सा एक मारुति का प्रीमियम सो-कॉल्ड प्रीमियम कारों को उसने अलग कर रखा है, जिसमें ये विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा इत्यादि सर कार फ्रॉन्क्स वगैरह सर वो नेक्सा में। तो सर ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, साथ में सर जो मारुति का सर जो कार्यभार भी ज्यादा है, तो इसको भी शायद डेलीकेट करने के लिए मारुति ने ये क्लासिफिकेशन किया होगा। तो मान लीजिए मेरा बजट है 8 से 10 लाख का, जी सर। ठीक है, मेरे को कार चाहिए पेट्रोल या डीजल में, मेरे को इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए, हाँ। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं कौन सी कार की तरफ जाऊं? सर इसमें अलग अलग देखा जा सकता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर 8 सेफ्टी चाहिए मुझे, जी सर, माइलेज चाहिए मुझे, और सारे ऑलमोस्ट लोडेड फीचर्स चाहिए। सर सेफ्टी, माइलेज और लोडेड फीचर्स में जो टाटा की सर एल्ट्रोज है उसकी तरफ जा सकते हैं डीजल वेरिएंट में। वहीं सर अगर पेट्रोल वेरिएंट्स में जाए तो मारुति की सर जो फ्रॉन्क्स है, मतलब नेक्सा की जो फ्रॉन्क्स है उस तरफ जाया जा सकता है। और उसका सेफ्टी नहीं है। जी सर, फ्रॉन्क्स का माइलेज अच्छा है और सेफ्टी नहीं है। शिफ्ट सर, सेफ्टी जो है वो मारुतिज में है, वो खराब है उसका। नहीं सर, और इसके ये 2 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी सर जैसे अल्ट्रोज है, अल्ट्रोज ऑटोमेटिक में जा सकते हैं, छोटी गाड़ीज में आ गया। इसके अलावा सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में देखें तो पंच हो गई, i10 हो गई। इसके अलावा जो सीडान में जाए तो होंडा अमेज भी एक अच्छा ऑप्शन है, Hyundai ओरा भी अच्छा ऑप्शन है, मारुति डिजायर अच्छा ऑप्शन। रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव, Yes. दोनों में से बेटर कौन सी है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से? इंडियन कंडीशंस के हिसाब से फ्रंट व्हील ड्राइव ही बेटर है। क्यों? क्योंकि सर जो रियर व्हील है, रियर व्हील में सर उन जगह पर ज्यादा चलती है सर जहां पर रोड्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो, ऑफ रोडिंग वाले को। हाँ ऑफ रोडिंग वाले में सर। और इंडियन कंडीशन में सर काफी हद तक अब सही है। हमारी तो खराब ही है कुछ जगह। नहीं सर, ऑफ जो जहां पेड है वहां ठीक है, जहां अनपेड है वहां पर खराब ही है। इसलिए सर जैसे मरुस्थल वाला इलाका है वहां पर जैसे बोलेरो जैसी गाड़ियां सर, वो बोलेरो सर फ्रंट व्हील है हालांकि, लेकिन कुछ है जो 4x4 आती है सर, वो जो दोनों व्हील का यूज करती हैं सर, आगे और पीछे दोनों का। टॉर्क का क्या फर्क पड़ता है इसमें गाड़ी में? सर जितना ज्यादा टॉर्क रहेगा उतनी सर पिकअप अच्छा होगा, मतलब गाड़ी फंसेगी कम होगा। जैसे माइलेज कम होगा, माइलेज कम होगा क्योंकि हाई सर टॉर्क लो माइलेज। यस सर, यही होगा यस सर। या कुछ और ही फर्क पड़ता है? सर जैसे कि गियर, हाई गियर्स पे हाई टॉर्क होता है और लो माइलेज होता है सर। जितना गियर्स कम होंगे उतना सर माइलेज हाई होगा, लो टॉर्क होगा। जो इंजन से जो पावर आती है वो पूरी की पूरी 1:1 रेशियो या उससे कम रेशियो में भी वहां कार्स में आरपीएम क्या होता है? सर जो आरपीएम होता है वो जो पिस्टन होता है, पिस्टन रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम बताता है सर। इसके अलावा क्रैंक शाफ्ट को भी बोल सकते हैं, उस हिसाब से तो क्रैंक शाफ्ट रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम होता है सर। अभी ये जो DEF डेफ यूरिया क्या है, फुल फॉर्म डेफ यूरिया की, और इसको क्यों यूज करते हैं? सर DRF डीजल रिजनरेशन फिल्टर है सर शायद वो, जिसमें यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, डीजल एग्जॉस्ट फिल्टर सॉरी सर। इसमें ऐसा जो BS6 के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से जो डीजल में हाइड्रोकार्बन्स या पर्टिकुलर मैटर्स, जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन पर्टिकुलर मैटर्स या जो नॉक्स और सॉक्स जैसे इमिशंस है, वो DEF यूरिया में डालने से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण जो एग्जॉस्ट गैस है वो कंपैरेटिवली कम पोल्यूट निकलती है सर। माइलेज के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ता है? यस सर, माइलेज का इस पर प्रभाव पड़ता है, माइलेज इससे कम। यस सर। क्यों? सर चूंकि जो उस DEF में जो सूट पार्टिकल्स हैं वो सर जमा होते रहते हैं, और उनके जमा होने के कारण जो एग्जॉस्ट गैस है वो जो एग्जॉस्ट प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से माइलेज पर फर्क पड़ता है। लेकिन सर इसमें सूट पार्टिकल्स का ये सिस्टम है कि अगर उसको गाड़ी अगर
2000 आरपीएम गाड़ी 3500 या 4000 आरपीएम से ऊपर होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आने के बाद वो सूट पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद से सर वो एग्जॉस्ट गैस वापस जैसे कार्य करना चालू हो जाता है, तो फिर एफिशिएंसी सही रहती है। अगर बहुत समय तक, इसलिए सर डीजल गाड़ी उनको भी नहीं लेनी चाहिए जो जिनकी रनिंग कम हो, हाईवे पर रनिंग कम हो, तो उनको सर डीजल गाड़ियां अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि सर ये सूट पार्टिकल्स जम जाते हैं। अच्छा, कुछ पुलिस रिफॉर्म के लिए कमीशंस बने हैं, सर धर्मवीर आयोग है, उसके बाद में रायबेरियो है, पद्मनाभन है, मलिमत कमेटी है, सोली स्वराज्य कमेटी है। यस इन पांचों कमेटियों की दो रिकमेंडेशन बताइए जो अलग हो। सर जैसे धर्मवीर आयोग में कहा था कि जो कांस्टेबलों की जो रिक्रूटमेंट है वो 10वीं क्लास से होनी चाहिए, और उनको 11वीं 12वीं की शिक्षा यहाँ मतलब जो बेसिक शिक्षा है वो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो एक पुलिस सिक्योरिटी कमीशन, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन है, उसमें सर धर्मवीर आयोग की अनुशंसा ये थी कि गृह मंत्री और साथ में कोई मुख्यमंत्री और साथ में सर एक हाई कोर्ट का जस्टिस भी होना चाहिए। ठीक है, रायबेरियो कमेटी। सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट डिफरेंस तीनों में सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। मोटा मोटी सर जो डिफरेंस वही था कि मतलब जो सिमिलरिटीज सर मैं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन डिफरेंस में सर मैं भी याद नहीं कर रहा। एक प्रकाश सिंह केस के ऊपर जजमेंट आया, कब आया और क्या जजमेंट था, उसकी क्या रिकमेंडेशन थी? सर 2006 में जजमेंट आया और 7 रिकमेंडेशन थी सुप्रीम कोर्ट की। इसमें जो ऐसे इस प्रकार है कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना करनी चाहिए, एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड जो डीजीपी से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के, एसएचओ तक के जो अधिकारी हैं उनका कार्यकाल फिक्स रहना चाहिए, मिनिमम 2 साल। इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर, इन विंग्स को अलग करना चाहिए थानों में। इसके अलावा सर एक पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाना चाहिए हर जिले में और राज्य स्तर पर भी, जिसमें एक रिटायर्ड जज हो। इसके अलावा मलिमत कमेटी की रिपोर्ट है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए आई गई। उसकी कौन कौन सी रिकमेंडेशन है और उसको अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बहुत वास्ट एक रिपोर्ट इनकी आई है मलिमत कमेटी। क्या रिकमेंडेशन थी और लागू क्यों नहीं की जा सकी अभी तक? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं पढ़ूंगा सर इस बारे में। अच्छा, ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और जो प्रोटोकॉल ड्यूटी है इनको अलग अलग क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे क्या राशनल है? क्योंकि सर कार्यभार अत्यधिक है और ऐसा देखा जाता है कि जो थाना क्षेत्र में जो आरक्षी अथवा मुख्य आरक्षी या अधिकारी भी, उन पर प्रोटोकॉल और लॉ एंड ऑर्डर का इतना भार होता है कि सर जो फाइल पेंडेंसी, इन्वेस्टिगेशन पेंडेंसी वो काफी बढ़ जाती है। तो सर इस साथ ही साथ जो एक स्पेशलाइजेशन की भी सर कहीं कमी आ जाती है। अगर अलग करने पर इन्वेस्टिगेशन वाले आरक्षियों या अधिकारियों की कहीं ना कहीं सर स्पेशलाइजेशन में भी बढ़ोतरी होगी और काम भी इफेक्टिव मैनर में किया जा सकेगा सर। चल, वैसे पुलिस कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि किसी भी तरह की अगर पुलिसिंग के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू है पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हाईली डिसिप्लिन जॉब है। यस सर। रिसेंटली एक है एएसआई को सस्पेंड किया गया और उसने प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पर उसको सस्पेंड किया गया। और सस्पेंशन एक्चुअली में जो आरोप है उसको प्रूव करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है। यस सर। लेकिन उसने है मीडिया पे आकर के, सोशल मीडिया पे आकर के उसको एक्सपोज कर दिया। यस सर। डिपार्टमेंट और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनके ऊपर भी उसने आरोप लगाए। क्या ये सही है? और अगर इस तरह की उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है तो उसके ऊपर है किसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। सर हर चीज को सर मीडिया में बताना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमें भरोसा होना चाहिए। साथ ही सर जो नियम 14 है सस्पेंशन, वो कोई सजा नहीं है। और इसमें जैसा कि आपने कहा सर, सहयोगात्मक जो एक रवैया रखें इन्वेस्टिगेशन के प्रति। सर अगर उनको कोई बात कहनी थी तो सर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कहते हैं, और पुलिस वरिष्ठ अधिकारी सर वरिष्ठ अधिकारी तो सुनने को तैयार नहीं है, उन्होंने तो सस्पेंड कर दिया। नहीं सर, उनको लगता है कि ये मेरे साथ में अन्याय हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो नेचुरल जस्टिस और जो पुलिस के एक्ट है, जो रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार उसने किया।
उसने कोई है वो अपनी इलीगल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया। उन्होंने तो जो बजरी खनन हो रहा था उनको पकड़ करके थाने में ला करके केस दर्ज करने का प्रयास किया उसके साथ में मारपीट भी हुई। उसके बाद किसी तरह की प्रोटेक्शन भी उसको नहीं दी गई। तो आपको नहीं लगता है कि ये सिस्टम ही अपने कर्मचारियों को खा रहा है? नहीं सर, अगर ऐसा हुआ भी है तो इसकी जांच चल रही है। एक बार सर जांच सामने आ जाए। लेकिन सर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सर, वही एक प्रकार से सर गाइडिंग लाइट है हम अपनी। तो अगर कोई बात पहुंचानी भी थी तो सर उन तक पहुंचाई जा सकती है। अगर जो इसके अलावा भी सर सिर्फ जो एसपी साहब हैं, आईजी, डीआईजी, आईजी साहब, इसके अलावा सर डीजीपी साहब तक की भी हमारे पास सहूलियत है अपनी बात पहुंचाने की। तो सर वहां तक भी बात पहुंचाई जाती है। डीजीपी साहब से भी अगर हम कोई भी कंप्लेंट होती है तो वो वहां तक भी सर पॉसिबल है। डीजी साहब, डीजी साहब, तो सर पहले वो चैनल को फॉलो करना चाहिए था इनको। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर जो वरिष्ठ अधिकारी हों इन जो गंभीर मुद्दों उनको समझते हैं और उन पर सर सपोर्ट भी करता है सर पुलिस कर्मियों का। सर जैसे कि हाल ही में देखा गया था। ओके, थैंक यू।